अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी भी फ्लूइड के अंदर। जब हम किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी पार्टिकल को मूव कराते हैं तो इस सूरत में वो ऊपर से नीचे जब मूव करता है तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका जो वेट है वो बराबर हो जाता है ड्रैग फोर्स ऑफ द फ्लूइड की। इस सूरत में जिस वक्त इसका वेट और ड्रैग फोर्स ऑफ द फ्लूइड, ड्रैग फोर्स ऑफ द फ्लूइड का क्या मतलब है कि किसी भी फ्लूइड की अपोजिंग फोर्स ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाएं तो इस सूरत में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इस सूरत में हमारे पास जो ये वेलोसिटी होगी यही वेलोसिटी क्या कहलाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। अब हम एक एक इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी को हर एक पहलू से हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट देख लें स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है? बाय डेफिनेशन द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट falling vertically downward is called terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करते करते एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। उस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी टोटली कांस्टेंट हो जाएगी। ये वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाए तो इस सूरत में इसका वेट और अपोजिंग फोर्स ऑफ द फ्लूइड मीन के ड्रैग फोर्स दोनों आपस में किसमें होंगे? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इस सूरत में हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम पैदा होगा। मतलब के सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। टोटल फोर्सेस आपके पास क्या होंगी? जीरो होंगी। मीन के एफ नेट आपके पास क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अब इसी ही बात को हम यहां पे देखेंगे। डेफिनेशन हमने समझ ली, एक्सप्लेन करते हैं। वी कंसीडर ए फॉग ड्रॉपलेट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने यहां पे एक फॉग ड्रॉपलेट ले लिया है। ये फॉग ड्रॉपलेट बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो इसकी जो शेप होगी वो टोटली स्फीयर, ऑलमोस्ट स्फेरिकल नेचर का होगा। The drag force of air increases as the velocity of the falling droplet increases and reach to its maximum constant velocity. अब इस बात को हम समझते हैं कि जब ये ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो इस सूरत में जो हवा की अपोजिशन होगी, मीन के हवा की वजह से जो इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगेगी जिसको हमने ड्रैग फोर्स कहा है, ये ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जिस वक्त ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो इसका ये मतलब कि जो फॉग ड्रॉपलेट है वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि वो उस टाइम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। इसी पॉइंट को हम आगे कैसे बयान कर सकते हैं? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट इज गिवन एज, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। ये टोटल फोर्स क्या होगी? एक इसका वेट और एक अपोजिंग फोर्स ड्रैग फोर्स। तो आपके पास ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो डोमिनेंट क्या है? वेट है। और आपके पास रिसेसिव कौन सी क्वांटिटी है? ड्रैग फोर्स। तो आपके पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो टोटल फोर्स किसका सम होगा? वेट प्लस ड्रैग। ये तो अपोजिंग फोर्स थी तो माइनस में होगी।
फोर्स का फार्मूला एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी। ये अब हमारे पास अगर इसकी ये टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गया है तब क्या होगा, व्हेन द ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द फॉलिंग ड्रॉपलेट, जिस टाइम ड्रैग फोर्स आपके पास बराबर हो जाएगी वेट के, ये दोनों आपस में जब बराबर हो जाएंगी तो इस सूरत में ये मूव कैसे करेगा falling droplet, then it will move with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा जो क्या कहलाती है, कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस सूरत में अगर वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म है, इसका ये मतलब कि इस सूरत में जो सिस्टम है वो नॉन एक्सिलरेटिंग है, देयर इज नो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस इन द सिस्टम, सो ए बिकम जीरो। तो एक्सिलरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को अब कैसे लिख सकते हैं, ए को जीरो पुट करते हैं, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो बिकम जीरो। ये नेगेटिव है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जब क्वांटिटी ड्रैग फोर्स आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू एम जी। हमें रिक्वायर्ड क्या था, टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, और वी टी तो यहीं पे रह गया, तो 6 पाई ईटा आर हमारे पास ये इसकी इक्वेशन नंबर 1 बनती है। इस सूरत में अब मैस की कैलकुलेशन करते हैं। जब हम मैस की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली असल में है किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ द स्फीयर के। तो नेक्स्ट पे जाते हैं पॉइंट पे, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस। स्फीयर का या किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट का रेडियस के साथ टर्मिनल वेलोसिटी का क्या ताल्लुक है। अब इस सूरत में हम जानते हैं क्योंकि ड्रॉपलेट है तो इसकी कोई ना कोई डेंसिटी होगी। डेंसिटी किसके बराबर है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। वॉल्यूम हमारे पास ड्रॉपलेट स्फेरिकल नेचर के होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, 4/3 पाई आर क्यूब। आपने इक्वेशन 2 में मैस की वैल्यू पुट की, तो मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह पे अब आपने क्या लिखना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैस यहीं पे रह जाएगा। आपने मैस को असल में पुट करना है क्वेश्चन नंबर ए में, तो मैस को यहीं पे रखें और इसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो आपके पास मैस आ जाएगा। इक्वेशन 3 से मैस को आपने कैलकुलेट किया, इस मैस को आप इक्वेशन नंबर ए में पुट करते हैं इस जगह पर। ये मैस और बाकी जो क्वांटिटीज बचेंगी वो क्या बचेगी, g डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। मैस को आप पहले पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो मल्टीप्लाई g 6 पाई ईटा आर। ये आपके पास इसका आंसर है। अब पाई पाई से कैंसल आउट हो जाएगा, पाई पाई से कैंसल हो गया, इधर आर क्यूब है और डिनोमिनेटर में आर है, एक आर क्यूब के एक आर से कैंसल हो गया, तो आपके पास आर स्क्वायर बाकी बच जाएगा। ये 4 है और ये 6 है, 2 का टेबल, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 4 होता है, तो ये 2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। अब हम कांस्टेंट्स को देखते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो 2 डिवाइडेड बाय 9। रो वैसे का वैसे, जी वैसे का वैसे, ईटा वैसे का वैसे, और जे
आर स्केयर जो आपके पास बचा था, आर स्केयर, क्योंकि रेडियस को अलहदा क्यों निकाला है कि टर्मिनल वेलोसिटी को रिलेट किससे कर रहे हैं, रेडियस को, इसलिए रेडियस को मैंने मल्टीप्लाई करके साइड पे रख दी। आपके पास 2/3 कांस्टेंट वैल्यू है, रो डेंसिटी थी, ये आपने उस फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, फ्लूइड उसके लिए, और फॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा था आपके पास, रेन ड्रॉपलेट, फॉग ड्रॉपलेट, जो भी था, तो डेंसिटी आपने उसकी लेनी है। ऑयल ड्रॉपलेट भी हो सकता है, ये भी कांस्टेंट होगा। जी ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट है। ईटा, ईटा आपके पास एयर की कोफिशिएंट है विस्कोसिटी का, तो एयर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है एयर का, ईटा, तो इसकी वैल्यू, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास कांस्टेंट आती हैं, तो आपने इसकी जगह पे क्या लिखा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और कांस्टेंट को जब हम रिप्लेस करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं, तो वी टी डायरेक्टली रिलेटेड क्या है, आर स्क्वायर के। इस रिलेशन से ये बात वाज़ेह होती है कि द टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। इस बात का ये मतलब कि आपके पास फॉलिंग ड्रॉपलेट का जितना ज्यादा रेडियस होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। मतलब ये हुआ कि वो ड्रॉपलेट्स जो आपके पास बहुत बड़े ड्रॉपलेट्स होंगे, वो जब फॉग ड्रॉपलेट आपके पास जब मूव करेंगे एयर में तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसलिए अगर हम रेन ड्रॉपलेट्स लें तो जो रेन ड्रॉपलेट्स आपके पास बहुत छोटे होते हैं वो आपके पास बड़ी कम वेलोसिटी से मूव करते हैं, और जब हैवी रेनफॉल होती है तो रेन ड्रॉपलेट बहुत बड़े होते हैं जिस वजह से वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिस वजह से हमें वो महसूस भी होते हैं। और दूसरी बात ये कि उसकी वजह से साउंड भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। मिसाल आपको देता हूं, ये दो पेन है, अगर ये कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आवाज इतनी पैदा नहीं होगी, और अगर ये जोर ज्यादा वेलोसिटी से मूव करे तो आवाज ज्यादा पैदा होगी। इस बात का मतलब ये है कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी आपके पास उसका उतना ज्यादा रेडियस होगा। तो रेडियस अगर स्फेरिकल फॉलिंग ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था, टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।